अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है जनूबी एशियाई मुल्क ईरान की, इसलिए कि तेहरान ने 52 अमरीकियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जिसमें अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क भी शामिल हैं। ईरान ने इन अफराद पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल की मनसूबाबंदी और फैसले में शामिल थे। फहरिस्त में कौमी सलामती के साबिक मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन और निकी हली को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में अमरीका को मुखातिब किया कि यह वाक़या किसी भी तरह से दहशतगर्दी और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग में कमांडर कासिम सुलेमानी के रास्ते की पैरवी करने से ईरान के मजबूत इरादे को कमज़ोर नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर अमरीका के हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ जंग में। नाज़रीन, एक साल कबल भी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और कई सीनियर अमरीकी हुकाम पर पाबंदियां आयद कर दी थी। आपको ये भी बताएं कि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को ट्रंप के दौरे हुकूमत में इराक की बाज़ाब्ता दावत पर बगदाद में पहुंचने पर कत्ल कर दिया गया था। अमरीका ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने नामजद किए गए 52 अफराद समेत हमारे किसी भी शहरी को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीका अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वियना मुज़ाकरात में ईरान अमरीका जौहरी मुआहदे से मुतालिक मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात में शामिल ममालिक ने मुज़ाकरात के अमल को मुस्बत और अच्छी पेशरफ्त करार दे दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जी, कुछ ही देर में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। लेकिन ईरान ने कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के फ़ौरन बाद ही हमने देखा था, ये बयान जारी किया था कि जो भी इस कत्ल के अंदर मुलव्विस है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, चाहे वो कितनी ही पावरफुल शख्सियत क्यों ना हो, उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और आज हम देख रहे हैं जी कि तेहरान ने 52 अमरीकियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका इसको किस तरह से देख रहा है ये भी हमने आपको बता दिया है। कहना अमेरिका का ये है कि अगर ईरान ने जो 52 अफराद नामजद किए उनमें से किसी एक को भी निशाना बनाया जाता है तो इसके ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान के अमेरिका के पहले कैसे ताल्लुकात हैं नाज़रीन, इस बारे में तो आप बखूबी आगाह हैं। अब इस ऐलान के बाद क्या होने जा रहा है, इस पे बात कर लेते हैं जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। सर ये फरमा दीजिएगा कि ईरान ने कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के एक साल बाद अब 52 अमरीकियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। आलमी सतह पर ये जो फैसला किया गया है ईरान की जानिब से, इसकी क्या असरात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये सेकंड डेथ एनिवर्सरी थी जनरल कासमी की, और इस बयान को मैं पर्सनली 2 पर्सपेक्टिव पे देखता हूँ। नंबर एक तो ये कि ये एक पॉलिटिकल बयान है जिसमें कि ईरानियन जो हैं वो अपनी कौम को ये बताना चाहते हैं कि जी उनके जो जनरल कासमी हैं इनका खून रायगां नहीं जाएगा, और हम जो है इसका जो है वो वटेवर दे थिंक कि जी उसका वो बदला लेंगे। नंबर एक। नंबर दो, एक जो वियना में चल रहा है मुज़ाकरात बिटवीन यूरोपियन यूनियन, रशिया और चाइना और ईरान के, जो कि इनके न्यूक्लियर डील के मुतालिक है, उसको भी थोड़ा सा अपर हैंड में डील करने के लिए ये बयान दिया गया है, जिसमें कि इन्होंने उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और उनके फॉर्मर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं और उनकी जो डिप्लोमेट हैं निकी हेली, उनको भी कहा है कि ये भी उनमें शामिल हैं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसमें इनके जो एसेट्स हैं ईरान में वो कन्फिस्केट कर दिए जाएंगे। दैट seems to be symbolic because I don't think personally that they have the assets in Iran. तो इन 2 पर्सपेक्टिव में इसको मैं ये देखता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों मुल्कों को, ईरान और अमेरिका को, कीपिंग इन व्यू जो कि अभी दुनिया की हालत है कोविड की वजह से, इकॉनमी हर मुल्क की बैठी हुई है,
तो उनको इस चीज़ को थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए और सही है। इस जो न्यूक्लियर डील है इस पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी जो हालात क्रिएट हो गए हैं ये 52 लोगों के ऊपर पाबंदी लगाने से इसमें कोई ना कोई ऐसी सूरत निकल सकती है? क्योंकि बातें तो ये कही जा रही हैं, कयास आराई तो ये की जा रही है कि ईरान की जानिब से मजीद भी कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं इस सिलसिले को लेकर, और अगर ये इकदाम उठाए जाते हैं या अमरीकियों पर ये जो 52 लोग जो हैं इनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इससे आपको लगता है कि ईरान कुछ मकासद हासिल कर सकता है, और आया वो मकासद हैं क्या? ठीक है जी, एक बंदे के कत्ल में आप कुछ लोगों को मुलव्वस समझ रहे हैं, आप उनको वजह समझ रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अब ये सब करने से आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं इसके बाद? देखें जी, उन्होंने पहले भी अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोगों पे ये पाबंदियां लगाई थी। और ये जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वियना में हो रही है, जिसमें बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो चल रही हैं। और यूरोपियन यूनियन, जैसे मैंने कहा, यूरोपियन यूनियन, यूके, चाइना और रशिया, वो इसमें जो है वो इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक रेडियो टीवी पे कहा था कि ऑल्दो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड वेरी डिफिकल्ट अकॉर्ड टू रीच, लेकिन इसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है और स्लो प्रोग्रेस हो रही है। और दूसरी बात यह है कि एक जो और जो है, ईरान जो चाहता है कि इसमें कोई डेडलाइन ना हो इसको अचीव करने में। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि साउथ कोरिया के वाइस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी वियना में हैं। आपको पता होगा कि साउथ कोरिया में $7 बिलियन जो है ईरान के, वो अंडर दी सैंक्शंस वहाँ पे हैं। और उन्होंने कोई इस तरह की इंडिकेशन दी है कि अगर ये डील हो जाती है इनकी, तो साउथ कोरिया विल मेक एन एफर्ट कि जी एज सून एज पॉसिबल जो है वो जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं इन साउथ कोरिया वो उनको रिलीज कर देगा, जिससे ये पता चलता है कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। एट दिस मोमेंट आप इस बयान की टाइमिंग्स देखें, बाकी चीज़ें देखें, तो आप को पता चलता है कि ये इसके जो मकासद हैं वो जब भी कोई दो पार्टीज मुआहदा करती हैं तो हर पार्टी ये चाहती है कि वो अपर हैंड पे डील करे। सही सही। तीसरी चीज जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द वर्ल्ड लेवल, वो दोनों तमाम फरीकैन को ये सोचनी चाहिए कि वो है ऑयल प्राइसेस। अगर ये डील होती है और ईरान के ऊपर से सैंक्शन उठती हैं, तो यूरोप और स्पेशली द यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे ईरान का तेल आएगा और तेल कीमतें उम्मीद है कि कम होंगी, जिससे इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, और वो ये है कि अमेरिका जो अपना तेल निकाल रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए ये कंपल्शन है कि जो ऑयल प्राइस है पर बैरल जो है वो इट शुड बी अबव $70 पर बैरल। तो ये एक मल्टी इश्यूज हैं इसमें, जिसकी वजह से ये डील जो है सारे मल्टी इश्यूज को समझा जा रहा है अमेरिका की जानिब से उस तरह से जिस तरह से ये रिएक्शन दे दिया गया है, इससे लगता है कि इसको समझ पा रहा है अमेरिका के इस मसले को किस तरफ लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है, चाहे वो मईशत का पहलू हो, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर हो। क्योंकि ये जो रद्द अमल सामने आया है जिसमें वाशिंगटन ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर ईरान ने किसी को भी निशाना बनाया तो उसे नताइज भुगतना होंगे। दोनों जानिब से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सख्त लबो लहजा दिखाई देता है। और दूसरा, खुद आपने अभी ब्रिगेडियर साहब जिक्र किया वियना मुज़ाकरात का, बड़े अहम पेशरफ्त के इसमें दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका जो हैं वो एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ दबाव के लिए ये नया सफारती महाज जो है इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? ये महाज खोला इसलिए गया, नए बयान इसलिए दिए जा रहे हैं?
बिल्कुल, इसमें देखें कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो अमेरिका और वेस्ट को बिल्कुल कबूल नहीं है। वो नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में ईरान के बाद जो है वो एक दौड़ लग जाए कि जो है वो बाकी मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है, जो उनके बड़े करीबी हैं, वो भी इस चीज़ को डिमांड करना शुरू कर देंगे। और स्पेशली द इजराइल, बिकॉज इजराइल जो है वो एक कॉवर्ट न्यूक्लियर स्टेट है, और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि रीजन में उसका जो एक मोनोपोली है, और जो वो अपनी मोनोपोली मिडल ईस्ट में प्ले कर रहा है, और जो वो वहाँ पे फ़लस्तीनियों का जो हाल कर रहा है, तो इन हालात में जो है वो कोई अच्छी डील जो है वो ईरान को मिल सके इसमें। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन बेहतर खबर ये है कि हमें लगता ये है, जो खबरें यूरोपियन वियना से आ रही हैं, कि उम्मीद ये करनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ चले, और ठीक मिडल है, ईस्ट यानी में उम्मीद करनी चाहिए, या ऐसा पॉसिबल भी है? क्योंकि ईरान अभी जो मौक़िफ़ अपना रहा है वो तो ये है ना सर, कि अमेरिका ने चूंकि जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो अब ईरान की तरह जो दीगर जो ईरान के साथ रवैया रहा है, उस तरह का रवैया अब अमेरिका के हवाले से भी होना चाहिए, खासतौर पर यूरोपीय मुल्कों ने जो इस मुआहदे को लेकर वादा किया था। आपको लगता है कि वो इस चीज़ पर यूरोपीय मुल्क जो हैं वो कुछ ईरान की सुनने वाले हैं? और फिर खास तौर पर जब हम बार बार बातचीत का जिक्र कर रहे हैं, मुज़ाकरात का कर रहे हैं, उम्मीद रखने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए जो बातचीत का रास्ता निकलने का इम्कान भी है? खास तौर पर जब इन दो ममालिक की हम बात करते हैं, जब भी अमेरिका और ईरान की बात होती है तो एक क्लैश की ही कोई ना कोई सूरत हाल हमारे सामने आती है। कोई मुस्बत तो कभी कुछ आया नहीं ब्रिगेडियर साहब आज तक। जी, आप ठीक कह रहे हैं। एज फार एज अमेरिका एंड ईरान इज कंसर्न, वो उन दोनों की पॉलिसी में डिफरेंसेस ज़रूर हैं एक दूसरे के लिए। दोनों, वो उनको एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, और सिमिलरली जो है वो ईरानियन उनको नेम करते हैं। लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स एट अ वेरी डिफरेंट पोजीशन, बिकॉज जो ईरान का जो ऑयल है वो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो जो है वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो इस डील को कामयाब करें। सिमिलरली ईरान का ऑयल जो है वो चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जापान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बड़े इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। इसीलिए आप देखें कि साउथ कोरिया के वाइस फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जी 7 बिलियन डॉलर की जो एसेट्स हैं वो इनके साउथ कोरिया में पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के लगता ये है कि कुछ ना कोई हल इन द फ्यूचर इसका ज़रूर निकलेगा, और ईरानियंस को भी थोड़ा सा अपना खम दिखाना चाहिए इस चीज़ में, और सिमिलरली अमेरिकन्स को भी इसमें ये देखना चाहिए कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली जब आप एक सुपर पावर होते हैं तो आपको चीज़ों को मल्टी डायमेंशन में देखना चाहिए, ना सिर्फ में देखना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है ना ब्रिगेडियर साहब, अभी भी जब बात हो रही है तो माशी मफादात की हो रही है, चाहे यूरोपीय यूनियन सोच रही हो या चाहे अमेरिका सोच रहा हो। ऑयल को लेकर सोचा जा रहा है, ये नहीं सोचा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एफर्ट्स करनी है। सबको अपने अपने माशी मफादात से गरज है, और यही वजह है कि सूरत हाल कभी कभार बिगड़ भी जाती है। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि सूरत हाल जो है बेहतर हो जाए, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जो है कामयाब भी हो जाए। बहुत शुक्रिया बहरहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब, आप सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे खास हमारी रिक्वेस्ट पर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और जी अभी प्रोग्राम में हमें बात करनी है उस टॉपिक पर जिस पर थोड़ा अरसा पहले इसी प्रोग्राम में मैंने अपने गेस्ट से बात की थी, जब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहा था जी इस गेस्ट ने? कहा यह था कि जो
क्रिप्टो करेंसी है उसमें पाकिस्तानियों को इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस तरह से आप इन्वेस्ट करें कि आपके साथ हाथ हो जाए। जी हाँ, हुआ क्या है, हुआ यही है कि क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानियों के साथ हाथ हो गया है। क्रिप्टो करेंसी के आड़ में बनाई गई जाली एप्लीकेशंस के जरिए पाकिस्तानी अवाम से अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं कि क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज से जुड़ी थी। FIA साइबर क्राइम विंग ने कहा यह है कि इस कंपनी के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया गया है। FIA ने अमेरिका और आयरलैंड में इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स को खत भी लिख दिया है। वहां पर कायम कंपनी से मुबैना खुर्द बुर्द के हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। FIA की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान में 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से इस कंपनी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी जिनके ज़रिए फ्रॉड हुआ है। 20 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए FIA साइबर से रब्ता किया, जिसमें तहकीकात शुरू की गई। FIA को इस कंपनी के 26 मुश्तबे ब्लॉकचेन वॉलेट मिले हैं जिस पर रकूम ट्रांसफ़र हुई हैं। इस कंपनी से जो अनब्लॉक चेन वॉलेट्स हैं उसकी तफसीलात मांगी गई हैं। एप्लीकेशंस के जरिए इब्तदा में वर्चुअल करेंसीज में कारोबार की सहूलत दी जाती है। इसमें बिटकॉइन है, डोज कॉइन है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी के जरिए जाहिर की जाती हैं। एप्लीकेशंस के टेलीग्राम अकाउंट पर माहिरीन जो हैं क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खिलाया करते थे। एक एप्लीकेशन पर नाज़रीन 5 से 30 हज़ार कस्टमर्स और सरमायाकारी 100 से 80 हज़ार डॉलर थी। एप्लीकेशन के जरिए आवाम को मजीद अफराद को लाने पर भारी मुनाफे का लालच दिया जाता था। ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई तो ज़रूर है, पढ़ी भी ज़रूर है, लेकिन यकीन करें मुझे उतनी समझ आई है जितनी आपको समझ आई है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये तो हमने समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये फ्रॉड किस तरह से हो गया है। ये ऑनलाइन जुआ तो हमने सुना है, लेकिन ये करेंसी अगर आप किसी और को लेकर आते हैं आपको मुनाफा दिया जाता है, कौन लोग ये मुनाफा दे रहे थे, क्या ये कंपनी थी, किस तरह से ये सारा फ्रॉड हो गया है, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। जी, हंस मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन करें, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हंस मसरूर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा हंस साहब, पहले तो ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा ये हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह है कि अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास पाकिस्तान में लोकल बैंक्स होते हैं। उन बैंक्स में कोई भी आके अकाउंट खुलवाता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन उस वेरिफिकेशन के बाद वो शख्स अगर किसी के साथ फ्रॉड कर ले, लेट्स सपोज मैं जाके उसके अकाउंट में चेक डलवाता हूँ, तो बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये बेसिकली क्या है कि लोगों को लालच दे के डिफरेंट नई नई करेंसीज लाके या डिफरेंट मेथड्स लाके या डिफरेंट तरीके से लोगों को कमाने का जरिया, क्योंकि कोविड चल रहा था, लोगों ने बड़ी तलाश जारी रखी हुई थी हम किस तरह घर बैठे कमा सकें। तो उस चीज को कैश इन किया गया, और उस कैश इन का सिंपल तरीका ये है कि आप डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस बना दें, उसको किसी भी बैंक अकाउंट से, स्क्रिल से, पियोनियर से, किसी भी उससे भी वॉलेट से भी आप कनेक्ट कर लें। वॉलेट इज बेसिकली, वॉलेट होता क्या है, वॉलेट ये होता है या मनी एक्सचेंज ये होता है कि वो बेसिकली ऑनलाइन एक वर्चुअल बैंक होता है, हम ये कह सकते हैं। ऐसे काफी हैं वर्चुअल बैंक, वेरीफाइड भी हैं, बड़े जबरदस्त हैं और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है पाकिस्तान में स्पेशली। हम लोग बहुत उससे फायदा उठा रहे हैं, बट उस पर फ्रॉड भी होता है, उस पर चीजें भी होती हैं। एक्चुअल इशू ये है कि हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं कि हम जिससे काम करने जा रहे हैं, जहां हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो वेरीफाइड है या नहीं है। नहीं, तो ये वेरीफाई कैसे करने पता के चलेगा अगर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर और लाखों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर लोग उसको कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस भी हो रहा है, वो आपको प्रॉफिट भी दे रहे हैं, ज़्यादा लोगों को आप लेके जाते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाता है, तो फिर कैसे पता चले? कोई ऐसा इदारा है पाकिस्तान के अंदर जहाँ से आप जाके पूछ सकें, बता सकें? क्योंकि हमें तो ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग तो खुफिया तौर पर ये चीज़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का काम और उससे भी हटके काफी सारे काम खुफिया तौर पे हो रहे हैं, और इसके वेरीफाई करने का ऐसा तरीका कोई नहीं है। बट सम हाउ हम थोड़ा सा इस पे अगर रिसर्च करें बैठ के कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस पर इंटरनेशनली लोग कितने इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हम तो थोड़ा सा सादा किस्म के लोग हम कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हम इतना वाइडली चीजों को नहीं देखते हैं। हम लोग बड़ा नैरोली देखते हैं कि बस हमें पैसा मिल रहा है, बस काफी है। हाँ। बट इसमें यह है कि हम इंटरनेशनल लोगों को देखें कौन कौन उसमें हैं, उसके ब्लॉग्स पढ़ें, उसकी रियलिटी देखें कहाँ तक वो है। और सबसे मेन चीज ये है कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पे जो एप्लीकेशंस हैं उनमें इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, ना कि हम उन पे इन्वेस्ट करें जो कि अननोन है। बीच में 2-3 ऐसी आई थी, हमें भी मैंने भी चेक करने के लिए, ट्राई करने के लिए डाउनलोड की, देखी, उसको देखा। उसके मेथड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें वैसे ही इंसान शक में आ जाता है। उसकी इनकम इतनी डिफरेंट होती है। अब एक सिंपल सी बात है, एक चीज जो 10 रुपए की है उसके मुझे 15 रुपए मिलेंगे, तो मुझे तो शक पड़ेगा कि ये क्या है।
तो लालच को हटा के हमें पहले ये देखना चाहिए कि इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बड़ी हक हलाल और मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं, उसको इस तरह लुटाना। और जितना इस वक्त पाकिस्तान दे रहा है इन चीजों में, ये तो सिर्फ 100 बिलियन का लॉस हुआ है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हुआ जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है, बट नहीं, तो जितनी भी वेरिफिकेशन रकम इज थी इम्पोर्टेंट। हाँ सब आप क्या कहते हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, क्या ये रकम वापस मिलने का कोई इम्कान है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो है वो तहकीकात तो कर रही है एफआईए, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन है अचानक बंद हो जाती है, क्या पॉसिबल होता है मुलजिमान को पकड़ा जा सके, पहुंचा जा सके? मुख्तलिफ आईपीज यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जिससे मालूम नहीं हो सकता है कि मुलजिमान कहाँ बैठे हुए हैं। देखें, जो वॉलेट होते हैं या मनी एक्सचेंज होते हैं, उन पे जब कोई रजिस्टर कराता है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। उसकी वाया एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, उसकी वाया फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होती है, उसके वाया ईमेल एड्रेस। एड्रेस वेरिफिकेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, 2-3 वेबसाइट्स हैं एक्सचेंज वाली, वॉलेट वाली जो कर रही हैं। तो दिस इज़ ईज़ी फॉर देम कि उनको पकड़ सकें। आईपीज़ का इश्यू नहीं है, आईपी यूज़ करना है क्या, लेकिन एटलीस्ट उनके अकाउंट्स, उनकी सारी चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है जब वो वॉलेट ट्रांसफर करते होंगे तो देयर मस्ट बी सम बैंक इन्वॉल्व्ड। कुछ हर चीज़ तो वर्चुअल नहीं होगी, कहीं न कहीं से कैश आउट हुआ होगा वो। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एफआईए इस वक़्त जो है, उसके पास इस वक़्त बहुत बड़ा केस है ये। ये छोटा केस नहीं है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उनको इंटरनेशनली, और मे बी ये चीज़ इंटरपोल तक जाए, बल्कि जाएगी, क्योंकि ये एक शहर में या एक मुल्क में बैठे हुए नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, तो मुख्तलिफ मुल्कों मामला में बैठ यहाँ के तक फ्रॉड हो रहे पहुँचता हैं। क्यों है? हाँ साहब, मामला यहाँ तक पहुँचता ही क्यों है? क्या एफआईए को पहले इस बारे में कोई आगाही नहीं होती है? पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोड की जा रही होती है, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा होता है, ये चीज़ें पहले पता नहीं चलती हैं क्योंकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ स्कीमों में क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लालच में फंसाया जा रहा है ना। और अक्सर बिल्कुल। अक्सर यही होता है, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि कंपनीज जो हैं ये उस वक्त गायब हो जाती हैं जब अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा कर लेती हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए किए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाती? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सभी को यूज़ करनी है, ऑनलाइन इन्वेस्ट भी करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, घर बैठ के भी काम करना है, चाहे वो कोविड की वजह से हो चाहे कोई भी हो, लेकिन क्यों ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं अपना ली जाती है कि इससे बचा जा सके? हुकूमत कुछ कर रही है इस सिलसिले में, ये पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। मेरा ख्याल से इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई टेक्निक नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए हमने एक ऑर्डर्स तो जारी कर दिए हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग मना है पाकिस्तान में। बट हाउ यू गोइंग टू स्टॉप इट? हमारे पास आज से 20 साल पहले जो है वो ग्रे ट्रैफिक, वॉइस ट्रैफिक पे पाबंदी लगी थी, लेकिन आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं वीपीएन यूज़ करते हुए। हम कहीं भी किसी भी तरह उसको ट्रैक नहीं कर लेते हैं समहाउ जब हमें रिपोर्ट होता है। प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारे पास, आई एम सॉरी टू से, हमारे लोग जो हैं, हमारी जो इदारे हैं, हमारी जो पुलिस हैं या हमारे जो एफआईए हैं, ये कार्रवाई होने के बाद एक्शन लेते हैं। उससे तो पहले बाहर क्या हमारे किया पास जा रहा कोई है? मेथड नहीं बाहर कुछ ऐसे है? बाहर जो लोग है। कर जी रहे हैं, बिल्कुल। फर्ज करें कोई अमेरिका में बैठा हुआ शख्स कर रहा है, यूके में बैठा हुआ शख्स कर रहा है, इनमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो लोग महफूज हैं? वहाँ क्या तरीका कार है? नहीं, वो भी महफूज नहीं है, वो भी महफूज नहीं है, बट समहाउ वहां पे लॉ स्ट्रांग है, वहां पे चीजें फिर भी मॉनिटर हो जाती हैं। वहां पे आप जो भी बिजनेस करने जाते हैं उसको पहले प्रॉपरली रजिस्टर कराना पड़ता है, उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मॉनिटर होती हैं, उनके टैक्स रिटर्न्स मॉनिटर होते हैं। वो वहां पे वो जो भी बेईमानी यहाँ पे कर रहे होते हैं, वहां पे वो लीगल शो हो रही होती है, सारा कुछ होता है। अगेन अगेन, जो जिसने भी ये काम किया है वो आराम से ट्रैक डाउन हो जाएगा। ये आईटी की दुनिया बहुत छोटी है, बहुत आराम से लोग ट्रैक डाउन हो जाते हैं। वो लाजमी बात कहीं ना कहीं, लेकिन बाहर भी फ्रॉड होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम पाकिस्तानी बेचारे मासूम हैं, बाहर भी बहुत लोग मासूम हैं, उनके साथ भी बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीकाकार होते हैं, बट ये कि उसको कैसे कंट्रोल करना है कि हम लोग अगर अपने पास किसी चीज पे पाबंदी लगा रहे हैं या हम किसी चीज पे सख्ती कर रहे हैं, तो उसको उसको पहले सख्ती लगाने से पहले उसको मॉनिटर करने के वेज होने चाहिए, हमारे पास रास्ते होने चाहिए, ताकि अगर कोई ये काम करे तो फौरन आइडेंटिफाई हो सके। हाँ, पकड़ा जा सके उसको, चलें जी। एटलीस्ट। बहुत शुक्रिया जी हंस मसरूर साहब, आप आईटी एक्सपर्ट हैं। इस पे मैं चाह रही हूँ कि किसी रोज़ आपसे दोबारा से बात हो ना क्रिप्टो पे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको तो महफूज वाले तरीके भी पता हैं जो आपने बड़ी राजदारी से हमसे छुपाए हुए हैं, बहरहाल वो भी उगलवाने की कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम में। आपसे बहुत शुक्रिया हंस मसरूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे जी, और प्रोग्राम में अब हमें बात करनी है
भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए जो एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, तहरीक चल रही है, और ये तहरीक चल रही है जी खालिस्तान के हक़ में। इसी के लिए बरतानिया में हमने देखा है कि वोटिंग जारी है। बरतानिया में खालिस्तान तहरीक रेफरेंडम के 8वें मरहले की वोटिंग लीड्स और लटन शहर में हुई है, जिसमें सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मोदी हुकूमत को एक बार फिर ये बात बावर करा दी है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला अब सिख खुद करेंगे। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से खालिस्तान का ख़त्मी नक्शा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें भारतीय पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। खालिस्तान रेफरेंडम में डाले गए वोटों की मजमूई तादाद अब तक 2 लाख का हिस्सा अबूर कर चुकी है, और खालिस्तान तहरीक की इसी बढ़ती मकबूलियत ने फाशिस्ट मोदी हुकूमत को बेचैन करके रख दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस ने रेफरेंडम के हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि मोदी हुकूमत की जानिब से बरतानिया में रेफरेंडम को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। इससे पहले बरतानिया में लंदन, बर्मिंघम समेत 7 शहरों में रेफरेंडम हो चुका है, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मुस्तकबिल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में भी रेफरेंडम होगा। नाज़रीन, सिखों को लगातार हिंदुस्तानी हुकूमतों के हाथों मुनज़्ज़म जुल्म सितम और मुसलसल इस्तेहसाल का सामना रहता है। खालिस्तान तहरीक ने भारत में सिख बरादरी की नस्ल कुशी के नतीजे में ही जोर पकड़ा था, और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं का भी यही कहना है कि भारत के खिलाफ सिखों की लड़ाई दरअसल हिंदुत्व के खिलाफ जंग है। खालिस्तान रेफरेंडम मुकम्मल तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है, और इस पूरे रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ भी शेयर किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं जी कुछ होगा नहीं होगा जब ये नताइज शेयर किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इसमें क्या कर सकता है, दीगर जो इदारे हैं वो इस नताइज के बाद क्या करेंगे, क्या होने वाला है, ये जो इस तरह की वोटिंग हो रही है इसके बाद, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं जी। हमें ज्वाइन करें असद अली साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी खास रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं आप। असद साहब, अच्छा, ये जो खालिस्तान मुहिम है, ये जो रेफरेंडम हो रहा है, इसके जब 7 मरहले हुए थे, हमने मुख्तलिफ सिख रहनुमाओं से भी बात की थी। बहुत वो पुरजोश दिखाई देते हैं कि जी हम तो खालिस्तान बना के रहेंगे, और अब तो नक्शा भी उन्होंने वो सामने ले आए, जारी कर दिया गया है। तासुरात क्या हैं इस खालिस्तान तहरीक को लेकर लोगों के, किस कदर पुरुमीद हैं ख़ासतौर पर जो सिख अवाम है इस रेफरेंडम की बढ़ती हुई मकबूलियत से? जी बिल्कुल, जो सिखों का जो वलवला है, जो जोश है, बड़ा ही दीदनी है। हमने उसका पहला जो मरला था 31 अक्टूबर 2021 को हमने जो देखा कि जब क्वीन एलिज़ाबेथ डोम में जो पहला वोटिंग था रेफरेंडम के हवाले से सिखों का, तो वो जब मुनक्कद हुआ था, बहुत ही बड़ी तादाद थी सिखों की। जो वोटिंग का जो अमल स्टार्ट होना था 10 बजे, तो 8 बजे वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। हमने वहां पे ये देखा कि ये सिर्फ नौजवान सिख नहीं, खवातीन और इसके अलावा जो एजेड लोग थे, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद थी। वो सारे के सारे लाइनों में खड़े थे। जब हमने उनसे बातें भी की थी, तो उनका यही कहना था कि हमारा सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हम अपनी जिंदगियों में जो खालिस्तान को बनता हुआ देख सके, खालिस्तान की आज़ादी का जो सूरज है, उसको चढ़ता हुआ देख सके। उसके लिए हम बड़े पुरजोश हैं, क्योंकि हमारे हमारे फैमिलीज के मेंबर थे, हमारे दोस्त थे, हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो 1984 का जो वाक़या भी होता है, इसमें उनके कई ज़्यादा जो लोग थे वो बिछड़ भी गए थे। तो बड़ा ही जोशो खरोश हमने देखा जी। मैं तो बिल्कुल इसको कवर भी करता रहा हूँ। लंदन के मुख्तलिफ जो गुरुद्वारे थे, वहाँ पे भी इनके जो रेफरेंडम के लिए वोटिंग हुई। उसके अलावा दूसरे मरले में हमने देखा आपने कि कवर किया है, तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा कोशिश की है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस रेफरेंडम को रुकवाने की। बरतानवी हुकूमत से भी रब्ता किया गया, मुख्तलिफ शहरों की इंतज़ामिया से भी रब्ता किया गया कि ये तो भारत के ख़िलाफ़ है, ये तो अब नहीं होना चाहिए, ये एक मुल्क के अगेंस्ट हो रहा है, इसको रुकवाया जाना चाहिए। बड़ी धमकियाँ भी दी गई सिखों को। तो फिर यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसका कहना क्या था, क्योंकि रुका तो नहीं ये सारे उच्छेद करने के बावजूद मोदी सरकार के? हाँ बिल्कुल, पहली कोशिश तो इंडिया के जन्म से की गई थी। जो 12 अगस्त 2018 को सिखों ने जब ऐलान किया था कि डिक्लेरेशन डे का, तो उसके बाद ही जो इंडियन लॉबी थी बड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली तौर पे सामने आ गई थी उसको रोकने के लिए। वो उन्होंने अपने अनुयायी थे उनको भी भेजा, जो इंडियन हाई कमीशन से बरतानिया में, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। बल्कि इवेंट्स के जो मेयर ऑफ लंदन थे, उनको लेटर्स भी लिखे गए थे कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, जिसका मकसद सिर्फ एक अफरा तफरी फैलाना, दहशत फैलाना, ऐसी एक्टिविटी को जन्म देना है, तो इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन ये कि आपको पता है कि बरतानिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो इस चीज़ की अवॉइड करता है कि अगर आप किसी का राइट्स हैं, अगर आप अपना मुतालबा करते हैं, आज़ादी राय भी है, और कोई अगर अपना मुतालबा करता है, उसको पूरी आज़ादी के साथ आपने जो उसका हक है उसको इस्तेमाल करने का मौका भी ये दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पे जो सिखों की स्ट्रगल थी, उसका रिजल्ट ये निकला
कि रेफरेंडम का बाकायदा आगाज हमने देख लिया कि 31 जो अक्टूबर को 2021 को हो गया था। ये होना 2020 में था, लेकिन आपको पता ही है हालात कोरोना की वजह से ऐसे आ गए जिसकी वजह से जो इस मुहिम को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अगर ये रेफरेंडम हो रहा 2020 है में हो असद, जाता तो लेकिन बहुत व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? ये 8वां मरहला है ना, बहुत बहुत सारे मरहले हम देख चुके हैं, हम अपने देखने वालों को भी बता रहे हैं कहाँ मरहला हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे किस तरह का रिस्पांस सामने आ रहा है सिख अवाम का, खास तौर पे भारत में ये कब होने जा रहा है? देखिए जी, ये जो बरतानिया में या दुनिया के दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे जो रेफरेंडम के लिए जो वोटिंग होगी, बड़ा एक आसान मरला है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, आपको आज़ादी है सब कुछ करने की, लेकिन असल जो मरला स्टार्ट होगा, जो इनके लिए, सिखों के लिए एक सामना करना पड़ेगा स्ट्रगल का, वो होगी पंजाब में, जब इन्होंने वोटिंग रेफरेंडम के लिए वोटिंग करवानी है। हमने भी इनसे सिख फॉर जस्टिस के जो इमरान मान से इस बात में बड़ी क्वेश्चंस ये हैं कि आप वहां पे कैसे जाएंगे, जबकि आप खुद कहते हैं कि हमारी नस्ल कुशी वहां पे की गई है, हमें वहां पे दाखिल ही होना दिया जाता। सिखों के लिए वहां पे सरजमीन जो है वो तंग की जा चुकी है, और कोई भी आवाज उठाता है खालिस्तान की या आजादी की तारीख के हवाले से तो उसको जेलों में भर दिया जाता है, उस पर इल्जाम लगा के उसको कभी मार दिया जाता है, या उस पर कुछ दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर उसको जेल में भर देते। तो कैसे ही मुमकिन है? उन्होंने कहा जी कि जब इस कंट्रीज के रिजल्ट्स आएंगे और लाखों की तादाद में जब वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा, तो उस प्रेशर के साथ हम पंजाब में जाएंगे और भारत के उन शहरों में जाएंगे जहां पे सिखों का जेनोसाइड किया गया था, ताकि वहां पे रेफरेंडम मुमकिन हो सके और इसको बताया जा सके कि हम पीसफुल तरीके के साथ, जमहूरी तरीके के साथ और आईनी तरीके के साथ हम अपने जो अलग रियासत का जो क्याम है उसका मुतालबा करते हैं। और हमारी जो इतने लाखों के जो लोग थे, उन्होंने रेफरेंडम के जरिए इस चीज को अपना हक, अपनी आवाज को बता दिया कि अब सिख जो है वो यही चाहते हैं कि उनके अलग रियासत के मुतालबे को माना जाए। ठीक है, अच्छा, और मोदी सरकार क्या कुछ कर रही है, जरा इस पे भी बात कर लेते हैं ना असद। किस तरह से रोकने की कोशिश करती है, बरतानिया में किस तरह से हो रहा है ये तो आपने बताया, लेकिन जब इनके इसी खालिस्तान मुहिम के लोग जो भारत के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ बैठे जो लोग हैं, जब उनको वीज़ाज़ उनके कैंसिल करने का कहा जा रहा है कि जी आपके वर्क वीज़ाज़ कैंसिल कर देंगे, आपको भारत वापस नहीं आने देंगे, और बहुत सारी चीज़ें, तो क्या कुछ किया जा रहा है इस सारी तहरीक को रोकने के लिए? जी, इसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था, चाहे वो बरतानवी हुकूमत हो या यूरोप हो, उनके जितने भी सिख फॉर जस्टिस के या जो लहदगी पसंद तहरीक को जो चला रहे हैं, उनके बारे में जो लेटर्स भी लिखे गए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे उनके रेड वारंट्स के हवाले से भी जो है इंटरपोल को, उसके में भी जो केस दायर किए गए थे, लेकिन उनकी कोई भी यहाँ पे पेश नहीं चली। तो फिर उन्होंने एक सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन स्टार्ट कर दी और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये एक छोटा सा मखसूस सा एक ग्रुप है जो इंतशार पैदा करना चाहता है। ये एक इसको दहशतगर्द किस्म के ये लोग हैं, इनकी ऐसी माजी में भी एक्टिविटीज रही थी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो दीगर ममालिक में भी हो, तो उनकी एक्टिविटीज ऐसी रही थी, लेकिन उनको हर जगह पे सफारती सतह पे के ऊपर भी और उसके अलावा जो सोशल मीडिया के हवाले से भी उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अब आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर जो ऐसा प्रोपोगंडा किया जाए तो उसकी बाकायदा तौर पर तरदीद भी आ जाए। लोग बाकायदा तौर पर बताते हैं कि जनाब आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ऐसी एक मिसाल भी पिछले दिनों में भी आई थी कि जब जो बरतानिया में 3 सिख्स पकड़े गए थे, उसके हवाले से इंडिया का मुतालबा था कि इनको वापस भेजा जाए क्योंकि ये यहाँ के मतलूब हैं, इसको टेररिस्ट है ये वाले। इंडिया क्या कुछ कर रहा है वो भी आप बता रहे हैं। खालिस्तान मुहिम के जो लोग हैं, जो सिख फॉर जस्टिस मुहिम में शामिल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी आप बता रहे हैं। लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि इन्हीं लोगों का जो ये रेफरेंडम्स करा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी ये रेफरेंडम के जो भी नताइज आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सिख जो है बाहर निकल रहे हैं, ये जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं इंसानी हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, इंसानों की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उनसे शेयर किया जाएगा ये सारा डेटा और अक़वाम मुत्तहिदा से भी शेयर किया जाएगा। क्या होता है ऐसी चीज़ों के बाद? क्या कोई ऐसी पहले मिसाल मौजूद है कि इस तरह का कहीं पर डेटा शेयर किया गया हो और फिर अक़वाम मुत्तहिदा को लगा हो कि जी नहीं ये लोग तो जो हैं इनके तो हुकूक हैं, इनको तो हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो कश्मीर को लेकर भी हो रही हैं। खालिस्तान मुहिम के अंदर तो सिखों के साथ वो कुछ नहीं हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों के साथ हो रहा है, उस पर तो अक़वाम मुत्तहिदा ने सुना नहीं है। तो ये सिख फॉर जस्टिस के लोग किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इनकी कोई सुनवाई होगी? फिर
देखें जी, सिख फॉर जस्टिस का जो रेफरेंडम चल रहा है फ्री खालिस्तान का, ये अनऑफिशियल है और इसको ऑफिशियल करवाने के लिए तमाम के तमाम जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये यूनाइटेड नेशंस के पास रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए जाएंगे और वहां पे मुतालबा ये रखा जाएगा कि देखें, सिख ये चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय दे दी है, चाहे ये अनऑफिशियली है। अब आप लोग इस चीज को माने, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है और आपका जो यूनाइटेड नेशंस का जो वहां पे कानून है आर्टिकल 1, वो भी यही कहता है कि अगर कोई ऐसा खिता जहाँ पे जो अलग शनाख्त के लोग रहते हैं, चाहे वो मजहब के लोग हैं या जिली बुनियाद पर रहते हैं, अगर वो अपना अलहदगी का मुतालबा करते हैं तो उनको राइट दिया जाएगा। और मेजॉरिटी में ये मुतालबा सामने आ जाता है तो उसको यूनाइटेड नेशन तस्लीम करती है। और इसी बेस के ऊपर जो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा थे कि जब कहते हैं कि इस तमाम रेफरेंडम के रिजल्ट आने के बाद वो जाएंगे, अगर कौम मुत्तहिदा ने भी इनको ना सुना तो फिर वो अवामी तहरीक चलाएंगे। ये तहरीक ना सिर्फ बरतानिया में होगी, पूरी दुनिया में होगी। रेफरेंडम का डेटा शेयर किए जाने के बाद तो असद आप ये कह रहे हैं कि फिर ये लोग जो हैं ये अवामी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, जो ऑब्वियसली भारत के अंदर भी चलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया असद अली, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें आगाह कर रहे थे जी खालिस्तान मुहिम के हवाले से सिख क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, इस पर हम बात कर रहे थे और इस सारी चीज़ को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है ये भी असद अली हमें बता रहे थे। वही अच्छी हरकतें जो पहले भारत किया करता है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ दबा रखी है, इसी तरह से सिखों की आवाज़ भी दबाने की कोशिश करें। लेकिन सिख जो है वो बाहर के ममालिक में भी आवाज़ बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ा चुके हैं, उसको मजबूत कर चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। अच्छा बहरहाल जी, अभी हमें रुख करना है अमेरिका का, और अमेरिका से आज इंतहाई अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट जहां पर मौजूद थे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वहां एक बिल्डिंग में आग लगी जिससे 19 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, जिनमें 9 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, जब हम अमेरिका के हवाले से बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महफूज होंगे, वहाँ अगर कोई आग लग जाती है तो कोई ना कोई सिस्टम इस आग को बुझाने के लिए मौजूद होगा, और अगर आग बुझाई नहीं पाई तो जानों को बचाने के लिए तो मौजूद होगा। पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है उनकी डेथ कैसे हो गई, क्यों ये लोग जो हैं इनकी ज़िंदगियाँ नहीं बचाई जा सकें, बाकी लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट में मौजूद है, आपको दिखाते हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके में वाक़े ब्रोनिक्स की 19 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। अफसोसनाक वाक़े में 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। तर्जमान न्यूयॉर्क मेयर के मुताबिक आग लगने की वजह से मजबूरी तौर पर 63 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 32 को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 13 अफराद की हालत तशवीशनाक है। न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट के कमिश्नर इमारत में लगने वाली आग को हैरान कुन करार देते हुए बताया कि तकरीबन 200 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए भेजा गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग पोर्टेबल हीटर की वजह से लगी, जो कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आग बुझाने वाले महकमे के कमिश्नर डैनियल नेग्रो के मुताबिक ज्यादातर हलाकतें धुआं के बायस दम घुटने से हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जिस वक्त आग लगी, बुलंद इमारत के रहायशियों ने खिड़कियां खोलकर मदद के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन इमदादी टीमों के पहुंचने से पहले ही बहुत से अफराद मौत के आगोश में जा चुके थे। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क में 30 सालों में सबसे ज्यादा हलाकतें देखने में आई हैं। कुछ रोज कबल भी एक हाउसिंग अपार्टमेंट्स में आग लगने से 13 अफराद हलाक हुए, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है जी नोवाक जोकोविच की। कौन नहीं जानता है कि क्या मसला हुआ, किस प्रॉब्लम में उलझ गए थे नोवाक जोकोविच। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार पिछले कई दिनों से खबरों की जीनत बने हुए हैं। जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए बुध को मेलबर्न जब वो पहुंचे तो कोरोना के जवाबित के तहत सफी दस्तावेजात की मुबैना अदम मौजूदगी की वजह से गिरफ्तार करके ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से उनका वीज़ा मनसूख करके एक बदनामे ज़माना इमिग्रेशन का जो हिरासती मरकज था वहां मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद टेनिस स्टार ने भी हिरासत के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। और अब ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने जोकोविच को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। ये मामला क्या है, पहले क्यों अरेस्ट किया और इतनी बदनामी ज़माना हिरासती मरकज में डाला क्यों और फिर रिहा क्यों कर दिया, ये सारा मामला, इस पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, डिटेल्ड आपको दिखाते हैं। सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच जब बुध के रोज ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेलने मेलबर्न पहुंचे तो उन्हें नहीं मालूम था कि कोरोना वैक्सीन न लगवाने के बायस उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। जोकोविच को वैक्सीन से इस्तिस्ना और गलत वीजा की बुनियाद पर
ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने टेनिस स्टार को मुल्क में दाखिले से रोकने के बाद हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के फैसले को ऑस्ट्रेलियाई अदालत में चैलेंज किया था और आज अदालत ने जोकोविच के हक में फैसला सुना दिया है। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के जज ने जोकोविच के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि 30 मिनट के अंदर अंदर टेनिस स्टार को हिरासती मरकज से रिहा किया जाए और उनकी सफरी दस्तावेजात भी उन्हें फौरी वापस की जाए। अदालत के मुताबिक टेनिस स्टार ऑस्ट्रेलिया में रहने और ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेलने के अहल हैं, ताहम यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी का भी वीजा किसी भी वजह के तहत मुस्तरद कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटी ने अदालत को भी बताया है कि वो खुसूसी इख्तियारात के तहत जोकोविच को मुल्क बदर कर सकती है, लेकिन अदालत ने भी इमिग्रेशन अथॉरिटी को खबरदार कर दिया है कि इस सूरत में अदालत भी वापस कार्रवाई करने का हक रखती है। सर्ब टेनिस खिलाड़ी की इस कानूनी जीत को बिलखुसूस वैक्सीन मुखालिफ हलकों की तरफ से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। नोवाक जोकोविच खुद भी वैक्सीन मुखालिफ हैं। उन्होंने अप्रैल 2020 में कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की मुखालफत का इजहार किया था। नोवाक जोकोविच अब तक 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और अगस्त 17 जनवरी को शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत करके टाइटल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो मर्दों में सबसे ज्यादा कामयाब टेनिस खिलाड़ी बनने का एजाज हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको तकरीबन तमाम ही बड़े आज़मों से अहम खबरों से आप आगाह किया। कल हमसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेकिन चलते चलते दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के बाद पहली गाड़ी मुतारिफ करा दी। गाड़ी की नुमाइश अमरीकी शहर लास वेगस में होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में की गई। BMW iX Flow कहलाने वाली ये कार अपना बैरूनी रंग सफेद और सुरमई में तब्दील करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो आमतौर पर ई-रीडर्स ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली टैबलेट्स में पाई जाती है। फिलहाल गाड़ी सिर्फ सफेद और सुरमई रंग में तब्दील ही हो सकती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी में मजीद कई रंगों का इजाफा किया जाएगा। आपने मियाँ बीवी के माबैन तलाक के बाद जायदाद की तकसीम या बच्चों की हवालगी का मामला तो सुना होगा, लेकिन अब स्पेन में पालतू जानवरों की हवालगी का अमल भी कानूनी दायरे में लाने पर गौर जारी है। स्पेन में पालतू जानवरों की फलाहो बहबूद पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जिसके तहत मियाँ बीवी के माबैन तलाक या अलहदगी की सूरत में मुश्तरका तहवील हासिल की जा सकेगी। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और पुर्तगाल में इस तरह का कानून पहले ही मौजूद है। जानवरों के हकूक के सरगर्म कारकुन कानूनी तब्दीलियों के सिलसिले में इसे एक बड़ा अहम कदम तस्वर कर रहे हैं। चीन के सूबे शानवुंग से ताल्लुक रखने वाली 4 साला बच्ची की स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग में ऐसी महारत के देखने वाले दंग रह जाएं। डोडो नामी बच्ची ने सिर्फ 3 हफ्ते कबल ही स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग सीखना शुरू की, लेकिन कुछ ही दिन में इसकी महारत देखकर बच्ची के वालिद और कोच खुद भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। डोडो के वालिद की ख्वाहिश है कि इनकी बेटी अब ओलंपिक्स में इस खेल में चीन की नुमाइंदगी करके मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीते। सफेद बर्फ तो आप सब ने देखी होगी, लेकिन गुज़िश्ता माह रूसी साइंसदानों ने रूस में वाक़े आर्कटिक खत्ते के बर्फ में नीली रोशनी दमकती देखी है। इस नीली बर्फ को जब तहकीक के लिए भेजा गया तो इस बर्फ के अंदर सेपोपोड्स नजर आए, जो समंदर में मौजूद नन्हे मुन्ने जानवर होते हैं, जिन्हें समंदर के चमकते कीड़े भी कहा जाता है। उन्हें हिलाने पर मालूम हुआ कि ये मध्यम नीली रोशनी खारिज कर रहे हैं। बर्फ में कदरे ऊपर आने की वजह से और इन पर कदम रखने की वजह से जब बोझ पड़ा तो वो बर्फ दमकने लगी। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता 80 बरसों से साइंसदान यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह की बर्फीली रोशनी नहीं देखी थी। कोरोना वबा से बचने के लिए कई लोग अभी तक वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं, लेकिन भारत की रियासत बहार में कोरोना वैक्सीन की 11 खुराकें लगवाने वाला शख्स सामने आया है। 65 साला इब्राहिम देव मंडल का कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके इतनी खुराकें लगवाई जिसने इन्हें जिस्म के दर्द से निजात दिलाने और सेहतमंद रहने में मदद की। भारतीय हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन के मामले में कहां गड़बड़ हुई इस पर तहकीक कर रहे हैं और जिसने भी वैक्सीन के मामले में लापरवाही की है इस तक पहुंचा जाएगा।